सो हे व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम क्लास 10th का एक बायोलॉजी का चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। सो बेसिकली ये काफी बेसिक चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हम बेसिक एक ओवरव्यू लेंगे कि आखिरकार रिप्रोडक्शन क्यों होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं, एंड बेसिकली हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमारे लाइफ में या जो इस अर्थ में है वो रिप्रोडक्शन का काम क्या होता है। एक और चीज हम जानेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशन एक दूसरे से लिंक है एंड वो साथ में क्या क्या काम या फिर प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले अगर हम बेसिकली चैप्टर चालू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा ये जो नोट्स है ये शोभित निर्वाण के नोट्स है और इस नोट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बेसिकली सबसे पहले चैप्टर के बिगिनिंग में एक फ्लो चार्ट है और फ्लो चार्ट में ये दिखा रखा है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। मोटा मोटा इसमें आपको सामने ही दिख रहा है कि इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। रिप्रोडक्शन को यहाँ पे इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इनके ऊपर आएंगे, लेकिन उस पे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार रिप्रोडक्शन होता क्या है एंड रिप्रोडक्शन की क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसको आपको मार्क करना पड़ेगा। सबसे पहले न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अगर आप ये वर्ड रिप्रोडक्शन को आप अगर डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे री, एक वर्ड आएगा री और दूसरा वर्ड आएगा प्रोडक्शन। एक वर्ड आएगा री, दूसरा आएगा प्रोडक्शन। री मतलब अगेन, बार 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 बार। प्रोडक्शन मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन बीइंग है। एक ह्यूमन बीइंग के तीन बच्चे हैं, तो उसने एक बार बच्चा प्रोड्यूस करा, दो बार बच्चा प्रोड्यूस करा, तीन बार बच्चा प्रोड्यूस करा। बार बार वो बच्चे को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब होता है रिप्रोडक्शन। अब आप ये वर्ड को देखिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ मतलब रिप्रोडक्शन में हमेशा न्यू लाइफ आती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास एक बर्ड है और उस बर्ड ने एक अंडा दिया है। अब हमारे ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि पहले अंडा आया था या मुर्गी। तो आप एक बात इसको समझने की कोशिश करिए, वो अंडा आएगा कहां से। वो अंडा एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आएगा। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर कोई एक ह्यूमन पैदा होगा तो वो ह्यूमन आसमान से थोड़ी नहीं टपकेगा, या कोई स्पेसशिप या कोई एलियन आके ह्यूमन को थोड़ी नहीं छोड़ के जाएंगे। ह्यूमन एक दूसरे ह्यूमन बीइंग से पैदा होगा। In the same way, what is reproduction? Reproduction is formation of new life. एक न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। प्री एग्जिस्टिंग मतलब वो ऑर्गेनिज्म पहले से ही एग्जिस्ट करता है। कंगारू का अगर कोई बच्चा होगा तो वो कंगारू से ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कंगारू का बच्चा ह्यूमन से आएगा या कंगारू का बच्चा स्पेसशिप से आएगा या मीटियोर से आएगा, नहीं। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ। इस वर्ड को मार्क कर लीजिए, ये दो वर्ड याद कर लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। और रिप्रोडक्शन को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करो तो रिप्रोडक्शन का मतलब है री एंड प्रोडक्शन। री मतलब अगेन एंड अगेन एंड अगेन, प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस। सो हमने ये पढ़ लिया रिप्रोडक्शन क्या होता है। बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। सिंपल सी चीज है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। द वर्ड रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, री एंड प्रोडक्शन। री मींस to repeat a same process and production means to produce something। इसके बाद आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल, अगर वो 3 नंबर का है। लेकिन 1 मार्क का क्वेश्चन आया तो इतनी डेफिनेशन इज मोर देन इनफ। अब आपके लिए फीचर्स बताते हैं कि रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है। इट इज एसेंशियल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। आप एक चीज समझिएगा कि हम कहते हैं कि लाइफ में डायनासोर्स थे हमारे वर्ल्ड में 60 मिलियन ईयर्स पहले। 60 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स थे, तो अब वो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? एक मन में सवाल आएगा कि वो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट क्यों हो गए, और उनका मेन सिंपल सा आंसर है कि क्योंकि वो उनके जो मेजोरिटी ऑफ द डायनासोर्स थे वो डेड हो गए थे, और अगर कोई बच्चे भी होंगे तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए।
इस वजह से आपको सामने से पता चलता है कि रिप्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो वो उसकी आगे स्पीशीज कंटिन्यू नहीं होगी। अगर वो कंटिन्यू नहीं होगी तो आपके जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आपके अगर दादा हैं और फॉर एग्जांपल आपके परदादा की डेथ हो गई है, परदादा की डेथ के बाद कोई ऐसा एक उनके क्या बोलते हैं पीढ़ी में आना चाहिए जो उनको रिप्लेस करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके परदादा की डेथ हो गई और आप पैदा हुए हो, तो एक टाइम आएगा जब आप परदादा बनोगे। सो इसमें आप क्या हो रहा है, आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, आप उनकी जगह ले रहे हो, जो मर चुके हैं उनकी जगह ले रहे हो। दूसरी चीज है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। इसको हम समझ सकते हैं डायनासोर्स वाले एग्जांपल से, कि जैसे मैंने कहा था कि जो डायनासोर्स है, डायनासोर्स मर गए थे और वो अब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए तो वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू ही नहीं कर पाए अर्थ पे। अगर कोई अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, एट द एंड ऑफ द डे वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग्स है और हम ह्यूमन बींग्स एक ऐसे पर्टिकुलर टाइम में रिप्रोड्यूस ना कर पाए, अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो हमारी लाइफ कंटिन्यू ही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी ईयर है 2022, 2022 से कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। अगर कोई 2022 से रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे हम तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो इस वजह से अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी और दो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। दूसरा, रिप्रोडक्शन की नेसेसरी क्या होता है? रिप्रोडक्शन दो चीजों के लिए नेसेसरी होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म और कंटिन्यूएशन। रिप्लेसमेंट और कंटिन्यूएशन समहाउ सेम ही है। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। नंबर वन एसेक्सुअल, नंबर टू सेक्सुअल। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। चालू करने से पहले मैं बस आपको ये बात बताऊंगा, कभी भी आपके मन में कंफ्यूजन आए कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल क्या होता है, तो दो पॉइंट मन में याद रखना है। पहला पॉइंट, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होता है, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होता है, जबकि सेक्सुअल में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, बेसिक चीज है। दूसरी चीज, एसेक्सुअल में गैमेट फ्यूजन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मन में याद रखना है कि एसेक्सुअल में गैमेट फ्यूजन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल में गैमेट फ्यूजन होता है। अब आपके एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि एसेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट बनता है कि नहीं? उसका आंसर है एसेक्सुअल में गैमेट बन सकता है, नहीं भी बन सकता। सेक्सुअल में तो गैमेट बनेगा ही बनेगा, एसेक्सुअल में गैमेट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। लेकिन एक चीज है कि जो एसेक्सुअल है उसमें अगर आपका कोई गैमेट बना है तो उसका दूसरे गैमेट के साथ फ्यूजन नहीं होगा। एसेक्सुअल में फ्यूजन कभी भी नहीं होता, जबकि सेक्सुअल में हमेशा फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस लेते हैं। तो मेन चीज आ गई कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट, सेक्सुअल में दो पेरेंट। एसेक्सुअल में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सेक्सुअल में तो होगा ही होगा। एसेक्सुअल में कभी भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा, कभी भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा, जबकि सेक्सुअल में एवरी सिंगल टाइम आपका फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। अब अगला टॉपिक आ चुका है, अगला टॉपिक है डीएनए। डीएनए के फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो बेसिकली एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब अगला बात आता है ये चालू करने से पहले कि बेसिकली डीएनए होता क्या है। 10th के लेवल में हम इतना समझ सकते हैं कि डीएनए के दो काम होते हैं। नंबर वन, ये आपके जो करेक्टर्स है मदर और फादर के, वो करेक्टर्स एक ऑफस्प्रिंग में लेके जाता है। ये मदर और फादर के करेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग में लेके जाता है। नंबर टू, जो करेक्टर्स गए हैं, जो करेक्टर्स गए हैं उसमें ये कुछ वेरिएशन लाता है। डीएनए, अगर दो पेरेंट्स के डीएनए मिलके एक बेबी का डीएनए फॉर्म करते हैं तो हमेशा उसमें कोई ना कोई वेरिएशन होती है। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, आपके मदर और फादर, आप उनसे थोड़ा सा सिमिलर लग सकते हो, लुक वाइज, हाइट वाइज, क्या पता बाल का कलर सेम हो, क्या पता आपकी आईज सेम हो, लेकिन कभी भी आप 100% सेम नहीं हो सकते। डीएनए कॉपी में हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर आती है। और ये वेरिएशन का कारण क्या है? इस वेरिएशन का कारण है एवोल्यूशन। अगर आपको एवोल्यूशन लानी है तो आपको अपने जो नई आपकी ऑफस्प्रिंग है उसमें किसी ना किसी प्रकार का वेरिएशन जरूर लाना पड़ेगा। अगर आप वेरिएशन नहीं ला पाएंगे तो किसी भी प्रकार की एवोल्यूशन
पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप एसेक्सुअल को देख सकते हो, एसेक्सुअल में कोई वेरिएशन नहीं आती एंड एसेक्सुअल इवॉल्व भी नहीं होते इतना। फॉर एग्जाम्पल आप अमीबा को अब देखो और अमीबा को आप 50 मिलियन साल पहले देखो, आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ह्यूमन बीइंग को देखो, हम कहते हैं कि हम एप्स से आए हैं, तो आप एक एप्स में और एक ह्यूमन बीइंग्स में देखेंगे तो बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। So, the individual produced by reproduction are similar to each other and their parents. एक चीज है रिप्रोडक्शन का नाम सुनते ही सिमिलरिटी, रिप्रोडक्शन का नाम सुनते ही दो चीजें लानी है, सिमिलरिटी और वेरिएशन। वेरिएशन माइनर होगी, वेरिएशन कभी भी मेजर नहीं होगी। आपके हाथ पैर बाकी ह्यूमन बींग्स की तरह होंगे, आपका टीथ, टंग, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सब सेम होगा, बस बाहर से थोड़ी सी वेरिएशन आ सकती है। सिमिलर टू ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स, द सिमिलरिटी ऑकर्स बिकॉज ऑफ डीएनए। तो डीएनए के बारे में मैंने पहले बोला है, दो वर्ड्स याद रखने डीएनए के बारे में, सिमिलरिटी और वेरिएशन, सिमिलरिटी और वेरिएशन, सिमिलरिटी और वेरिएशन। अगला चीज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन इसका मतलब आप अपने फादर या मदर को देखेंगे तो उनके दो हाथ है, आपके दो हाथ है, उनके दो पैर है, आपके दो पैर है, उनकी टीथ है, आपके टीथ है, उनके टंग है, आपकी टंग है। मतलब डीएनए कॉपिंग में एक ह्यूमन का डीएनए के वजह से एक ह्यूमन को ही रिप्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ह्यूमन एक कंगारू को जन्म देगा, क्योंकि वो डिफरेंस है, ह्यूमन के डीएनए में और कंगारू के डीएनए में डिफरेंस है। तो डीएनए के आएगा तो दो वर्ड याद रखने हैं, सिमिलरिटी एंड माइनर वेरिएशन, मेजर नहीं माइनर। ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब करेक्टर्स, ट्रेट्स मतलब क्या होता है, करेक्टर्स। तो आप अगर ये पाएंगे कि अगर आपके मदर या फादर में से कोई एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो ऐसा होता है कि कभी कभार जो बच्चा होता है वो काफी इंटेलिजेंट होता है। जैसे कि अगर कोई दो आपके पीएचडी होल्डर टीचर्स हैं, उनका बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जीनियस होगा या इंटेलिजेंट होगा एज कंपेयर टू अदर्स। वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड, ये मैंने बोला था और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि डीएनए का काम क्या होता है। वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डीएनए कॉपिंग, कि जब भी डीएनए कॉपिंग होती है किसी ना किसी प्रकार की वेरिएशन जरूर प्रोड्यूस होती है, किसी ना किसी प्रकार की वेरिएशन जरूर प्रोड्यूस होती है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि डीएनए क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, बेसिक्स क्या होती है। अब इसके बाद एक नया टॉपिक आएगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ये टॉपिक याद रखिएगा, वेरिएशन की आखिरकार वेरिएशन होती क्या है। वेरिएशन मतलब बदलाव। जैसे कि हमारे मैथ में एक टर्म होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल की कोई एक पर्टिकुलर आपकी वो नहीं होती, कोई एक पर्टिकुलर आपका क्वांटिटी नहीं होती, वेरिएबल की कोई डिफाइंड यूनिट नहीं होती। वेरिएबल में कुछ भी, इन द सेम वे हमारे लाइफ में भी थोड़े थोड़े माइनर वेरिएशन आते रहते हैं। इसको वेरिएशन को वेरिएबल से बदल सकते हैं कि वो चीज कांस्टेंट नहीं है, थोड़े ना थोड़े बदलाव जरूर आएंगे। जैसे अगर आपके मदर और फादर के से आप पैदा हुए हो और आपकी जो अगली जनरेशन आएगी उसमें और आप में डिफरेंस होगा, उसमें और आपके मदर फादर में डिफरेंस होगा। तो वेरिएशन तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एवोल्यूशन का। वेरिएशन एंश्योर स्पीशीज कैन सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इसका एक एग्जांपल आएगा, ये एग्जांपल है और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में जरूर पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन temperature water and the temperature rises suddenly. Most of the bacteria would die, but few variants resistant to heat would survive and grow further. For example, एक आपका पॉन्ड है, उस पॉन्ड में आपके बैक्टीरियाज रहते हैं और वहां पे अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया। अब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बैक्टीरिया हूं और मैं उस क्लाइमेट में हूं और मैं बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहा हूं। अब मेरे को पता है अगर मेरे अगले जनरेशन को जीना है तो उसमें ये वेरिएशन आएगी कि वो हीट को सरवाइव कर पाएगा। द नेक्स्ट जनरेशन इज ऑलवेज बेटर देन द प्रीवियस वन। अपने मन में यह बात याद रख लेना है, द नेक्स्ट जनरेशन इज ऑलवेज बेटर देन द प्रीवियस वन, कि जो अगली जनरेशन आती है वो प्रीवियस जनरेशन से बेटर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेसफुल हो या कुछ हो, मतलब उनकी बॉडी जो है इट इज मोर एडेप्टेबल फॉर दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर क्लाइमेट। इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप 50 साल से दिल्ली में रह रहे हैं एंड आपको पता है दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो आपकी जो नई जनरेशन आएगी ना वो पॉल्यूशन को हैंडल आपसे बेटर कर पाएगी, उसको ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन आपको अफेक्ट पड़ेगा।
ये अभी तक हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया कि आखिरकार रिप्रोडक्शन होती क्या है, रिप्रोडक्शन के फायदे क्या होते हैं एंड व्हाट इज डीएनए और वेरिएशन क्या होती है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। थैंक यू।